everybody and welcome back. This is स्वाति गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहुत दिनों बाद एक नई वीडियो शूट करी जा रही है तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ और रियली वेरी सॉरी। आई अपोलोजाइज कि पिछले एक महीने में कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई ड्यू टू सम प्री ऑक्यूपेंसी, प्रोफेशनल एंड पर्सनल रीज़न। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आगे से ये मिस ना हो, हम बने रहें, मैं रेगुलर रहूँ और आप इसी तरीके से प्यार बरसाते रहो। आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट देखकर इतनी खुशी होती है कि क्या बताऊँ, दिन बन जाता है, ऐसा लगता है व्हाट एल्स डू आई वांट इन लाइफ। चलो, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही ऐसे टॉपिक पर जिसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती, पर हाँ वो खास है, वो इम्पॉर्टेंट है और उसे जान लेना फ़ायदेमंद होगा। वो क्या है? गवर्नमेंट की अकाउंटिंग एंड इट्स रिपोर्टिंग। कि हाँ भाई, भला गवर्नमेंट कैसे ये अपनी अकाउंटिंग करती है, कौन से स्टैंडर्ड्स उसे फॉलो करने पड़ते हैं, उसके स्टैंडर्ड की फॉर्मुलेशन कैसे होती है, कैसे उसका रिपोर्टिंग स्टाइल रहता है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती है। काफ़ी छोटा सा वीडियो है तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस तो वैसे ज़रा भी नहीं लेना है। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे। हाँ, इसके अलावा ये सेम वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है और दोनों की ही प्लेलिस्ट, इंग्लिश और हिंदी दोनों की प्लेलिस्ट इसी चैनल पर अवेलेबल है। तो जो भी लैंग्वेज आपको ज़्यादा सूट करती है ना, अब वो चेकआउट करो और आराम से अपने कॉन्सेप्ट को समझो, अपने अप्लाई करो जहाँ जहाँ पॉसिबल हो। ठीक है, आई थिंक वी गुड टू स्टार्ट, लेट्स बिगिन। चलो, सबसे पहले बेसिक से चालू करते हैं। गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड इट्स रिपोर्टिंग। मतलब कि अगर गवर्नमेंट का ये जो भी बुक कीपिंग होती है ना, दैट इज़ नोन एज गवर्नमेंट की अकाउंटिंग। जिस तरीके से वो अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगी, दैट इज़ नोन एज गवर्नमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्टिंग क्या है? वो रिक्वायरमेंट्स जो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करते हैं, कभी हॉरिजॉन्टल कभी वर्टिकल, कौन सी कंपनी को किस तरीके से करना है, ठीक है, क्या नेचर है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके हिसाब से बैलेंस शीट P&L बनाते हैं। उसी तरीके से अगर गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्टिंग करनी है तो उसका प्रेजेंटेशन स्टाइल क्या होना चाहिए, वो कहलाता है रिपोर्टिंग। ठीक है, उसको जिस तरीके से अपने जो भी फाइनल रिजल्ट्स है वो प्रेजेंट करने हैं, वो किस तरीके से करने हैं, वो कहलाएगा रिपोर्टिंग। जिस तरीके से वो अपने अकाउंट्स मेंटेन करेगा, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग, या फिर बोल सकते हो गवर्नमेंट की बुक कीपिंग। गुड। ट्रेडिशनली गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑन कैश बेसिस। पहले गवर्नमेंट को कैश बेसिस पे रिपोर्ट करना अलाउड था, अब नहीं है। However, recently government has shifted in some sector to accrual basis. कुछ सेक्टर्स में उसने कैश बेसिस से शिफ्ट कर मर्केंटाइल बेसिस पे कर लिया, अक्रूवल बेसिस पे कर लिया। मतलब रिकॉर्ड एज एंड व्हेन ड्यू, मतलब जैसे ही या तो ड्यू हो जाए या रिसीव हो जाए, विच एवर इज अर्लियर हो जाए, वैसे ही हम रिकॉर्ड कर देते। मर्केंटाइल सिस्टम अपना 11th-12th का कॉन्सेप्ट है ना, वही वाली बात, अक्रूवल बेसिस। ठीक है, चलो सबसे पहले बेसिक से चालू करते हैं। गवर्नमेंट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स क्या है, कौन इसे गवर्न करता है, किस तरीके से होता है। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा पावर दे रखी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके पास पावर है। दूसरी बात, IGAS के पास पावर है। IGAS मतलब इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसके पास पावर्स है। ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो गवर्न करते हैं। इसके बाद में एक और आता है IGFRS। क्या है? IGFRS, इंडियन गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। आप इनका सिर्फ फुल फॉर्म याद कर लोगे ना तो भी काफ़ी भला हो जाएगा। ये MCQ टाइप में भी पूछ सकते हैं, आपके जो ACCA वाले पेपर होते हैं उधर भी काम आ जाता है। ओके, तो हमने बात पढ़ी, 3 प्रिंसिपल्स है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा IGAS इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसके अलावा लास्ट आता है IGFRS। अब ये क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात जो पहले बता दें, हम आगे बढ़े उससे पहले, कि ये रिपोर्टिंग बनी क्यों है, ये रिपोर्टिंग आई क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग में ट्रांसपेरेंसी लानी थी। गवर्नमेंट कौन सी चीज़ कहाँ अप्लाई कर रही है, कौन सी चीज़ कितना किधर से सोर्स ले रही है, कहाँ पर एलोकेट कर रही है, कहाँ पर खर्चा कर रही है, क्या वो जेन्युइन है, क्या वो सही है, ये सब कुछ तहकीकात करने के लिए, ये सब कुछ में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये अबव स्टैंडर्ड्स लाए गए। मतलब जो IGAS, IGFRS ये क्यों लाए गए? क्योंकि हमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी थी। क्या बढ़ानी थी? ट्रांसपेरेंसी इन रिपोर्टिंग बाय द गवर्नमेंट। इसके अलावा जो अकाउंटिंग करी जाएगी वो तीनों ही चीज़ के लिए करी जाएगी, सेंट्रल के लिए, स्टेट के लिए और यूनियन टेरिटरी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी तीनों के लिए ही ये फर्निश किया जाएगा। ये रिपोर्टिंग इस स्टाइल में तीनों के लिए रिपोर्ट किया जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तीनों तो हमने देखा गवर्नमेंट के लिए करना है और इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी के लिए किया गया। दो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आता है फॉर्मुलेशन बेसिक्स। ये 3 ऐसी बातें हैं जिसके बारे में एक एक कर हम पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ GASB, ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड GASB, कि इसका क्या स्ट्रक्चर है, कौन इसमें मेंबर होता है, किस तरीके से बनता है, किसके पास क्या पावर है, वो सब डिस्कस करेंगे। फॉर्मुलेशन प्रोसेस डिस्कस करेंगे, क्या स्टेप्स होते हैं, कौन क्या लेकर आता है, कब ड्राफ्ट बनता है, कब वो फाइनल होता है, सब बात करेंगे। इसके बाद में लास्ट में देखेंगे डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड, किस आधार पर क्या क्या तरीके से वो बटा हुआ है, ओके, क्या पार्ट्स बना रखे हैं उसके। हमने देखा सबसे पहले GASB के बारे में देखेंगे, फिर फॉर्मुलेशन के बारे में, और उसके बारे में बाद में डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड। मतलब आप मान लो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, हम इन 3 मुद्दों पर बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। फर्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ GASB, दैट इज गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। सबसे पहले एक चेयरमैन रहेगा जो डेप्यूटी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा, ठीक है। इसके अलावा कंट्रोलर जनरल अकाउंट होगा, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट फाइनेंस कमिश्नर होगा, रेलवे वाला होगा। कौन कौन होगा? रेलवे वाला फाइनेंस कमिश्नर होगा। मेंबर ऑफ एक टेलीकॉम होगा। जॉइंट सेक्रेटरी होगा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ RBI, बाकी ऑल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, प्रेसिडेंट होगा ICI का, ओहो, और ICMAI का। हमको लगता है ना प्रेसिडेंट बन के क्या ही फायदा होगा, तो आप इसमें इस वाली कमेटी के मेंबर बन जाते हो डायरेक्टली। क्या बन जाते हो? डायरेक्टली मेंबर। इसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ ऑल स्टेट्स, ओके। ये सारे जने क्या होंगे? इधर के मेंबर्स होंगे। इन सबको कंबाइन करके एक पैनल बनेगा जो सारी चीज़ें डिसाइड करेगा। ये क्या है? बोर्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? एक कमिटी मान लो, या फिर एक बोर्ड, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, उस तरीके से स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए एक बोर्ड है। कौन कौन होगा इसमें? चेयरमैन, कंट्रोलर जनरल, फाइनेंस कमिश्नर, मेंबर ऑफ टेलीकॉम, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री के साथ, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ RBI, ऑल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, प्रेसिडेंट ऑफ ICAN, ICMAI, इसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ ऑल स्टेट्स। नेक्स्ट आता है फॉर्मुलेशन प्रोसेस। किस तरीके से फॉर्मुलेट होगा ये देखते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया। अरे जरूरत कहाँ पे है, क्या चीज़ करनी है, क्या मुद्दा है हमारा, कहाँ दिक्कत आ रही है, उसके लिए तो आप रूल बनाओगे, ठीक है। इसके बाद में एनालिसिस ऑफ इशू इन्वॉल्व, क्या दिक्कत है उस एरिया में। उसके बाद में इवैल्यूएशन ऑफ रूल्स एंड कोड्स, कि किस तरीके से हम क्या फॉर्मुलेट करें जो ज़्यादा फायदेमंद रहे, कम से कम लूप होल्स हो। ये सब चीज़ें एनालिसिस होगी। उसके हिसाब से रूल्स अप्लाई कर करके देखेंगे सही है या गलत है, उसमें क्या चेंज लाए जा सकते हैं। फाइनलाइजेशन ऑफ ड्राफ्ट, एक ड्राफ्ट बनेगा। फॉर्मुलेशन ऑफ कमिटी ऑन डिस्कशन ऑफ ड्राफ्ट, एक कमिटी बैठाई जाएगी, वो उस ड्राफ्ट पर डिस्कशन करेगी, ओपिनियंस लाए जाएंगे, कुछ हाँ बोलेंगे, कुछ ना बोलेंगे, कुछ और उसमें कमियां निकालेंगे, वो सारे इम्प्रोवाइज होगी। ड्राफ्ट ओपन फॉर पब्लिक कमेंट्स, फिर बाकी सारे मेंबर जैसे अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे और कोई जना जो ऐसे सब नॉलेज रखता है और उसको कुछ कमेंट करना है पर वो मेंबर नहीं है, तो उनके लिए भी ये क्या खुलता है? ड्राफ्ट खुलता है कि आप इस पर खुले तरीके से आप अपने हिसाब से ओपिनियन दे सकते हो। ये सही है, कितना सही है, कितना गलत है, अगर गलत है तो क्या चीज़ इंप्रूव हो सकती है, सबके लिए खोला जाता है, ठीक है। ड्राफ्ट ओपन करते फॉर पब्लिक कमेंट्स, और लास्ट में हो जाता है फाइनलाइजेशन। ये ड्राफ्ट हुआ, यहाँ पर तो क्या हुआ? ड्राफ्ट बना, और यहाँ पर ड्राफ्ट बनने के बाद में ये स्टैंडर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? स्टैंडर्ड बन जाता है, अगर ये फाइनलाइज हो जाए तो। नेक्स्ट आता है हमारा डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड्स। इस स्टैंडर्ड्स के क्या क्या हिस्से हैं? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, क्या पर्पस है इसका, स्कोप, क्या क्या कवर करता है, कहाँ कहाँ तक, कौन से मुद्दों पर बात करेगा, बाकी कौन सी चीज़ें इसके स्कोप के बाहर है। स्कोप के बारे मतलब इसके दायरे के बाहर, कहाँ अप्लाई होगा, कहाँ अप्लाई नहीं होगा, वो किससे पता चलता है? स्कोप से पता चलता है। आपको लगता है नहीं स्कोप फालतू है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कोप पढ़ो और देखो कि अरे यार ये इसमें अप्लाई होगा भी या नहीं, और उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट देखना पड़ता है उधर से, ठीक है। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस दे रखी है तो भी इसमें ही दे रखी है। अकाउंटिंग एंड प्रेजेंटेशन वो भी इसमें ही बता रखे हैं। डिस्क्लोजर्स इसमें ही बता रखे हैं। एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ्स, कुछ और अटैचमेंट, कोई एग्जाम्पल, कुछ केस स्टडी अगर बतानी है तो एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ्स में बता रखी है। इसके अलावा ट्रांजिशन डेट मतलब पहले समझो कुछ और करते थे, अब एक दूसरी चीज़ फॉलो करनी है। एग्जाम्पल कैश से कोई सेक्टर्स में कौन सा आ गया? अक्रूवल बेसिस आ गया, तो गवर्नमेंट ने ये चेंज करने के लिए उनको कुछ समय दिया होगा कि आप एग्जाम्पल
1 महीने में आ जाना, 1 साल में आ जाना, उसके अंदर अंदर आप ये फॉलो कर लेना। सिमिलरली आपको पता है इंड एस जब आया था, ठीक है, अभी भी इन केस अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो और आप अचानक से इंड एस के क्राइटेरिया में फॉल होते हो तो आपको अलग से एक स्टैंडर्ड दे रखा है जिसके हिसाब से ट्रांजिशन डेट डिसाइड होती है और फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग होती है। ओके, तो ट्रांजिशन डेट क्या है? जब आप फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग कर रहे हो इस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो आपको एक वक्त दिया जाता है कि इस डेट तक कर लेना अप्लाई। ट्रांजिशनल प्रोविजन कि अगर चेंजेस है तो वो चेंजेस को अकोमोडेट कैसे करें। एग्जाम्पल, कैश बेसिस को अक्रूवल बेसिस पे ला रहे हैं तो उसके जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो हम कैसे सेट ऑफ करें। अब क्या ऐसा प्रावधान बनाए जो आगे जाके डिफरेंस ना आए। ये सब किस में इंक्लूडेड है? इस डिविजन्स में ही इंक्लूडेड है, इस स्टैंडर्ड में ही इंक्लूडेड है। अभी तक हमने 3 बातें करी, बोर्ड के बारे में बात करी, उसका स्ट्रक्चर देखा, कौन कौन मेंबर होते हैं, फॉर्मुलेशन प्रोसेस देखा कि किस तरीके से फॉर्मुलेट होती है, उसके बाद में देखा स्टैंडर्ड्स के पार्ट क्या क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्कोप है, किधर अप्लाई करता है, क्या प्रेजेंटेशन रहेगी, सब देखा। नेक्स्ट आता है पब्लिक अकाउंट कमिटी। ये अलग ही मुद्दा है एक, ठीक है, ये अलग एक टॉपिक है और ये आ जाता है, इसको PAC भी बोलते हैं, पैक। क्या बोलते हैं? पैक, PAC, ठीक है। ये क्या है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसमें होता कौन का है? 22 मेंबर्स होते हैं, 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अब देखो सिंपल सी बात बोली गई है, अगर लोकसभा में टोटल मेंबर ही 15 है और राज्यसभा में टोटल मेंबर ही 7 हैं तो इलेक्शंस नहीं होंगे, और इनसे ज़्यादा है तो इलेक्ट किए जाएंगे कि कौन से 15 जने मेंबर बनने वाले हैं, ठीक है। तो हमने बोला इलेक्शंस नहीं होंगे अगर इक्वल है, 15 और 7 एग्जैक्टली वही है, और अगर इससे ज़्यादा है तो इलेक्शंस होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यही बातें कह रखी है। यहाँ पर अब एक जना चेयरमैन बनेगा और जो कहाँ से आएगा? लोकसभा से आएगा, ठीक है। लास्ट में चेयरमैन इज आउट ऑफ लोकसभा। इसके अलावा पहले लीडर ऑपोजिशन वाला बनता था और अब ये चीज़ चेंज हो गई है। पहले ऐसा होता था सामने जो ऑपोजिशन पार्टी है उसका जना जो लीडर होता था वो चेयरमैन बन जाता था, अब लोकसभा से ही पिक किया जाता है। अब ऐसा नहीं है, सिंस 2014-15 बदल दिया गया है। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी है क्या, इसके फंक्शंस क्या है, क्या काम आती है? हमने स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया, कौन कौन रहता है इसमें, कौन कौन मेंबर बनता है। एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ ऑल मिनिस्ट्री, मतलब अगर आपको कोई मिनिस्ट्री के अकाउंट्स चेक करवाने हैं, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन करवाना है, उसको चेक करवाना है, बनवाना है, तो वो कौन ध्यान रखता है? वो पैक ध्यान रखती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड अप्रोप्रिएशन विद स्कोप ऑफ डिमांड, देखो एक्सपेंडिचर क्या किया और उसका अप्रोप्रिएशन कैसे किया। एग्जाम्पल हमने बोला ना कि एग्जाम्पल प्रॉफिट्स आए तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए। अगर आपने सोर्स ऑफ फंड्स बता दिए कि मैंने इक्विटी रेस किया, मैंने डेट रेस किया, मैंने पब्लिक डिपॉजिट रेस किया, पैसा रेस किया, उसको इस तरीके से एलोकेट किया जा रहा है, किस तरीके से एलोकेट किया गया, अगर उससे प्रॉफिट आए वो किस तरीके से बांटे जा रहे हैं, किस तरीके से रखे जा रहे हैं, वो सबका कौन बताता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। डिमांडिंग जस्टिफिकेशन फॉर एक्सपेंडिचर, कि अगर कोई एक्सपेंडिचर गलत लग रहा है या सही नहीं लग रहा तो क्या बोलते हैं? उससे पूछते हैं इसका जस्टिफिकेशन दो, क्यों किया, इसके बिल्स कहाँ हैं। जैसे ऑडिट होती है ना, वो ऑडिट वाली चीज़ भी पब्लिक अकाउंट कमेटी कर रही है। फॉर एविडेंस एंड अक्रूवल स्पॉट रिव्यू, हो सकता है हाथों हाथ रिव्यू करने लग जाए इंस्टेंट, बिना कोई पहले नोटिस के, बिना कोई पहले बोले। इफ जस्टिफिकेशन इज नॉट प्रॉपर, अगर इम्प्रॉपर लगता है, नॉट सेटिस्फाइड होता है तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सबमिशन ऑफ रिपोर्ट टू पार्लियामेंट फॉर डिस्कशन। सेम रिपोर्ट बनाई जाएगी और वो और ऊंचे हाई कोर्ट होता है ना जैसे, वैसे पार्लियामेंट तक वो बात लेके जाएगी कि अरे यार ये चीज़ें डिससेटिस्फैक्ट्री है, ये मिनिस्ट्री अकाउंट्स प्रॉपर फॉलो नहीं कर रही, ये दिक्कत है, हमने बोल दिया तो भी रीज़न प्रॉपर नहीं दिया, कुछ भी एक्सपेंस कर रही है उसका एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे रही, जस्टिफिकेशन नहीं दे रही। तो ये बात एक ड्राफ्ट होती है, रिपोर्ट बनती है और कहाँ पर जाती है? कहाँ पर जाती है? पार्लियामेंट में, ठीक है, रिपोर्ट टू पार्लियामेंट। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ टैक्स एविजन, नॉन लेवी ऑफ ड्यूटी, मिस क्लासिफिकेशन, लूप होल्स इन टैक्स लेवीज, ये सब भी क्या होता है? ये सब भी पार्लियामेंट की तरफ जाता है, रिपोर्ट्स बनती है। किस किस की? टैक्स एविजन, अगर टैक्स चुराया तो। नॉन लेवी ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी लगाई नहीं, एग्जाम्प्ट कर दी, बच गए, उससे निकल लिया, अवॉइड कर दिया। मिस क्लासिफिकेशन, मान लो 2% और 12% दो चीज़ है तो आपने 2% में क्लासीफाई कर दिया, गलत क्लासीफाई कर दिया ताकि कम रेट लगे, हो सकता है ऐसा। इसके अलावा कोई टैक्स के जो भी रूल्स है उसमें कोई भी लूप होल्स है उसका फ़ायदा उठाया आपने, उसमें गलतियाँ ढूंढी और उसका फ़ायदा उठाया, वो सब कुछ क्या किया जाता है? रिपोर्ट करी जाती है। रिपोर्ट में ये 4 सेक्शंस पक्का से इंक्लूड किए जाते हैं। फॉर डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन पैक टेक सपोर्ट ऑफ CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये गवर्नमेंट के ऑडिटर्स होते हैं,
कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन होता है? गवर्नमेंट के ऑडिटर्स होते हैं, तो इनका ध्यान रखती है, इनसे हेल्प लेती है अगर ज़रूरत पड़े तो। कौन लेती है? पीएससी। पीएससी कौन है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। उसके हमने देख लिया 22 मेंबर्स होते हैं। बनती कैसे? काम क्या है? अकाउंट्स को मेंटेन करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, और कोई भी गलती हो तो फाइंड आउट करना। और किसकी हेल्प ले सकती है? कैग की हेल्प ले सकती है, दैट इज कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, काम आएगा। जब भी कुछ क्वेश्चन आए, कहीं पर भी काम आए, तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना कि अच्छा लगा, बुरा लगा, कहाँ काम आया, कौन सी चीज़ हेल्पफुल रही, क्या चीज़ और इम्प्रूव करी जा सकती है। ठीक है, मिलते हैं अगले फ्राइडे और सैटरडे को। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे ट्यून्ड।